हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 6 का चैप्टर 2 चल रहा था, द वैदिक पीरियड। और उस वैदिक पीरियड में हमने ऋग्वेद के बारे में जानना शुरू किया था कि कैसे ऋग्वेद हमारा मेन सोर्स है उस समय की जानकारी के लिए। और उसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, सूक्त हैं। और उसके बाद ऋग्वेद की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल लाइफ है उसकी कैसी थी। सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम जन था। जन को विशाज और विशा में डिवाइड किया था। उसके बाद विलेजेस, विलेज के बाद कुलास, कुलास के बाद फैमिली। फिर हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होता था, हेड ऑफ़ द विलेज कौन होता था, जन के कितने पार्ट थे, राष्ट्र नाम ऋग्वेद में दिया गया देश को। और जो युद्ध होता था 10 राजाओं के खिलाफ जो सुदास ने लड़ा था उसको दशराज वॉर कहते हैं। और ये वॉर जहाँ हुई वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र थे। और जो राजा होता था उसको राजन कहा जाता था। और उसके बाद कुछ सवाल थे, जैसा कि ऋग्वेद की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या था। मैंने अभी बताया आपको, ऋग्वेद की सबसे बड़ी संस्था का नाम जन था। गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। जन को 5 भागों में बांटा गया था। देश, ऋग्वेद में देश को किस नाम से पुकारा जाता है, राष्ट्र के नाम से। और 10 राजाओं के युद्ध को दशराज युद्ध कहा गया। इसी में आगे चलते हुए हम ऋग्वेदिक सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। द बेस ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज द ज्वाइंट फैमिली। देखिए, जो ऋग्वेद की सोसाइटी थी उसका जो बेस था वो था ज्वाइंट फैमिली। लोग इकट्ठे घरों में रहते थे, 2-2, 3-3 परिवार इकट्ठे एक घर में रहते थे। द स्टेट डिड नॉट इंटरफेयर इन द फैमिली लाइव्स ऑफ पीपल। जो राज्य था, राज्य का किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी परिवारों में। वर्ण सिस्टम, ऋग्वेद ने ही हमें वर्ण सिस्टम दिए। देयर वाज अ वर्ण सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन कर्मा। और ये जो वर्ण सिस्टम था ये आपके कर्म के अकॉर्डिंग था। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे भगवान श्री कृष्ण जब वो पैदा हुए तो वो क्षत्रिय थे। पैदा होने के बाद जब उनके पिता वसुदेव जी उनको गोकुल में छोड़ के आए माता यशोदा के पास, तो वो चरवाहे हुए, वो गायों को चराया करते थे। गोपाल हुए, पाल हुए, यानी कि वो निम्न जाति में आए। उसके बाद वो जब उन्हें पता चला, वो मथुरा पहुँचे, मामा का आमंत्रण आया, मथुरा पहुँचे, मामा का वध किया, वो फिर से क्षत्रिय हो गए। तो ऋग्वेद भी ये कहता है कि जो भी आपकी जाति है वो आपके कर्म के ऊपर बेस्ड है। यानी कि ऋग्वेद में सभी के लिए एक पर्टिकुलर जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कर्मों पे आधारित रहेगा। तो कर्म से आप ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको जाति में विभाजित किया जाएगा। आगे देखिए, आश्रम सिस्टम। ऋग्वेद में सबसे बड़ी बात जो थी वो आपके पूरे जीवन को कुछ आश्रम्स में बांटा हुआ था। मैंस लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम। वो 4 आश्रम थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 1 साल से 25 साल की उम्र तक जिया जाता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, 25 साल की उम्र में युवक का विवाह कर दिया जाता था और 50 साल तक वो अपनी बीवी और बच्चों को सारी सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ फ्रॉम 50 to 75 ईयर्स। उसके बाद वानप्रस्थ यानी कि समाज के लिए सोशल वर्क, समाज के लिए काम करता है 50 से 75 साल की आयु में। और उसके बाद संन्यास आश्रम फ्रॉम 75 to 100 ईयर्स, 75 से 100 साल के बीच में वो फिर संन्यास धारण कर लेता है। वो अपने घर, परिवार और समाज को छोड़ के सन्यासी हो जाता है। उसके बाद आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। जो हमारे सारे हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे आचार होने चाहिए, जो हमारे काम हैं, वो किसके ऊपर होने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंत में आपको क्या मिलेगा, मोक्ष, जो हमें कहाँ से मिलता था, जब हम संन्यास आश्रम में चले जाते थे। उसके बाद इन दिस पीरियड मिल्क, घी एंड कर्ड हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द डाइट। आपको पहले सोशल, सामाजिक ज्ञान दिया। उसके बाद वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था के बारे में बताया। फिर बताया कि लोगों का जो आम जीवन था वो किस तरीके से वो जीते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम। उसके बाद उनका काम किन चीज़ों पे आधारित होता था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद उनका खाना पीना कैसा था, वो ज़्यादातर दूध, घी और दही, वो इम्पोर्टेंट डाइट थी उनके खाने में।
उसके बाद आता है ड्रेसेस। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वाज कवर्ड विद अ क्लॉथ कॉल्ड वसा। जो शरीर का ऊपरला हिस्सा जिससे ढकते थे उसको वसा कहते थे। द टर्बन वाज ओवर द हेड वाज कॉल्ड अधिवस। जो पगड़ी पहनते थे उसको अधिवस कहा जाता था। एंड द क्लॉथ वोन बिलो वाज कॉल्ड नीवी। और जो कमर से नीचे पहनने वाला जो वस्त्र था उसको नीवी कहा जाता था। आगे है एजुकेशन। एजुकेशन, वन हैड टू गो टू द गुरुज हाउस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन वाज ओरल। जब भी शिक्षा प्राप्ति करने के लिए शिष्य को अपने गुरु के घर जाना पड़ता था। और एजुकेशन जो आज का सिस्टम है, आप लिखते हैं, ऐसा नहीं था, सिर्फ याद किया जाता था, पढ़ा जाता था। एट अनदर प्लेस इन द ऋग्वेद देयर इज अ मेंशन ऑफ सर्विंग द मदरलैंड। और ऋग्वेद में ही ये वर्णन किया गया है कि कैसे हम अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टेटस ऑफ वुमेन। द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वाज रिस्पेक्टेबल। मैरिज टुक प्लेसेस ओनली एट द मैच्योर एज। जो औरतों का जो उनका स्टेटस था औरतों का, वो बहुत अच्छा था। ये बाद में आके जो औरतों की व्यवस्था है वो थोड़ी गड़बड़ा गई। उससे पहले जो औरतों की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। उनकी पोजीशन बहुत रिस्पेक्टेबल थी और उनकी जो शादी होती थी एक मैच्योर एज में होती थी। आप सभी जानते भी होंगे, ज़्यादातर जब भी आप कोई ऐसे पौराणिक या धार्मिक धारावाहिक देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि युवतियाँ जो राजकुमारी होती थी स्वयंवर करती थी, यानी कि स्वयं अपने वर का चुनाव करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरतों की स्थिति तो बहुत सबल थी। ये धीरे धीरे आते हुए जब ये सबको ये होने लगा कि कहीं औरतें हमसे आगे ना निकल जाएं, तब औरतों की पोजीशन में बहुत ज़्यादा उनको दिमागी रूप से इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वो पीछे होती चली गई। फिर उसके बाद बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें आई। परंतु जब हमारा ऋग्वेद का समय था तब औरतों की जो पोजीशन थी बहुत पावरफुल थी। यहाँ तक कि आप सभी जानते होंगे, जब राजा राम वनवास से वापस आए, अयोध्या वापस आए, अयोध्या वापस आने के बाद जब उन्होंने सीता जी को वापस वनवास में भेज दिया और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो बिना सीता के यज्ञ भी सफल नहीं हुआ था। उन्होंने सोने की मूर्ति की सीता बना के अपने बगल में बैठाई थी और यज्ञ किया था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप घर का कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो वो औरतों के बिना अधूरा था। तो औरतों की स्थिति उस वक्त बहुत अच्छी थी। आज का टॉपिक यहीं तक। आगे चलते हैं हमारे सवालों के सेशन में। आज के सवाल क्या हैं? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? 4 वर्णों के नाम बताइए। ब्रह्मचर्य आश्रम किस आयु में अपनाया जाता था? ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? सर पर पहनने वाली पगड़ी को किस नाम से पुकारा जाता था? ये आपके सवाल हैं। ये आप इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।